नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एग्जाम्पल के यूट्यूब चैनल पे। तो भले ही आज आप लोगों का बहुत अच्छा त्यौहार है, आज आपका होली का त्यौहार है। तो होली की पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े मज़े कर रहे होंगे आप लोग और गुजिया वगैरह खूब अच्छे से आप लोगों के घर में बनी होगी। पता नहीं कितने बजे तक अभी आप लोग होली खेलेंगे। तो जब भी वक्त मिलेगा तब आप लोग की क्लास को देखना। आज की क्लास में क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जैसे मैंने आप लोगों को सैटरडे को ही बोला था कि मंडे को जो आप लोगों की मेरी क्लास अगर मिलेगी, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी ऑन रिकॉर्डेड मोड। तो आज तक तो कभी भी मेरी आप लोगों के साथ रिकॉर्डेड नहीं हुई है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब आप लोगों को ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। लेकिन आज मैंने कोशिश ये की है कि आपको ना बहुत सारी कुछ चीज़ें फैक्चुअल है जो मुझे आज आप लोगों को अच्छे से करानी चाहिए। हाँ, कमेंट्स विल नॉट बी विजिबल, होगा नहीं कमेंट्स वगैरह का, ऐसा एक्सचेंज हमारा नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने लेवल पे आप लोगों के जो मैं मानती हूँ एक अक्सर डाउट्स रह जाते हैं, आई मीन समथिंग जो आपका एक ग्रे एरिया रह जाता है सीडीपी वाले पार्ट में, उसके ऊपर आज मैं लेक्चर मेथड के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी। एंड एज यू ऑल नो, लेक्चर मेथड में एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आप बहुत बड़े नंबर को कवर करते हो, बहुत कम समय में बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन ये आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि जो टॉपिक आज मैं करा रही हूँ वो कितना मीनिंगफुल और कितना रेलेवेंट होगा आपकी आने वाली परीक्षा के लिए, चाहे वो 25 अप्रैल की रीट की हो या आप लोगों की यूपी टेट की जुलाई की परीक्षा हो। टॉपिक है मेरा कि हमने विकास के बारे में तो बहुत पढ़ा एंड अमूमन हम ये भी जानते हैं कि विकास के जो आपके पक्ष होते हैं, तो वो विकास के मैंने बताया था क्लास में, हमने कई बार डिस्कस करा है। मेनली आपके 4 पक्ष हैं जिन्हें कई बार 2 को मर्ज करके 3 कर देते। तो वो मेनली आप लोगों के कहलाते हैं शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, फिर आपका संवेगात्मक है और सामाजिक है। अंग्रेजी में जिसको मैं प्रोनाउंस कर देती हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे और मैं कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। शारीरिक जिसको आप फिजिकल बोलते हैं, संज्ञानात्मक जो आपका कॉग्निटिव कहलाता है, संवेगात्मक जो आपका इमोशनल है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सोशल। ये आपके 4 पक्ष होते हैं। हर पक्ष के अंदर अगर मैं कहूँ हमारी जितनी भी विकास की अवस्थाएं हैं, तो क्या हमारी विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं, क्या उसमें ये चारों पक्ष जो है क्या वो एक समान रहते हैं? नहीं, ये एक समान नहीं रहते। क्योंकि विकास की जो दर होती है, विकास की दर के मायने क्या है कि जो भी विकास के परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों को यदि हम समय के साथ, समय के हिसाब से, यानी कि अगर मैं व्यक्ति में आने वाले परिवर्तनों की दर को जानना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं अवस्था में जाकर बदलता है, तो वहाँ से हमें मिलती है विकास की दर। अगर पहले के बारे में बात करूँ शारीरिक की, मान लीजिए मैं केवल बात करती हूँ शारीरिक की। अब यहाँ पर हम जो दर को देखते हैं समय के अनुसार, क्या ये एक समान रहता है? तो आप सभी को पता है कि विकास की दर एक समान नहीं रहेगी, ये अवस्थाओं के अनुरूप बदल जाती है। शारीरिक विकास की दर की अगर बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा ये आपकी शैशवा अवस्था में होती है, और अगर हम शैशवा के साथ में लेते हैं आरंभिक बाल्य अवस्था, तो अगर मैं इस पूरे एज ग्रुप को लेना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जन्म से लेकर 6 साल तक की, जिसको मैं 5 जमा लेके चल लेती हूँ, क्योंकि कई बार आपको पता है कि सबका अलग अलग मानना है। रॉस मोहते का अलग है, हल्लॉक का अलग है। कई जगह शैशवावस्था भी आप लोगों को 5 साल तक मिलती है। लेकिन जनरल जो हमारी एक साइकोलॉजी में हम एक जनरल डेवलपमेंटल में करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि हमारी शैशवा है 2 साल तक की, जन्म से 2, और 2 से लेकर 6 तक की में आपके आता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था।
यहाँ पर अगर मैं इस अवस्था के अंदर देखूं कि शारीरिक विकास की दर क्या होती है, तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारे को यहाँ पे मिलती है, यानी कि जन्म से 5 साल 6 तक में सबसे ज़्यादा अधिकतम दर हमारे को यहीं पर देखने को मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे के शरीर में काफ़ी परिवर्तन जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप अपने जीवन से रिलेट कर पाएंगे कि जो बच्चा जन्म लेता है वो बालक अपनी गर्दन को नहीं संभाल पाता, कि जो हमारी सारा दिन इधर उधर ज़्यादा घूमती है और लोगों को ज़्यादा ये भी होता है कि सामने के घर में क्या हो रहा है। तो ये जो गर्दन हमारी कुदरत ने तो 180 डिग्री की दे रखी है, पर हमने इसको 360 डिग्री जैसे तैसे जुगाड़ लगा के घुमा के पूरी दुनिया की जानकारी हम रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि यहाँ पर विकास की दर जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो नन्हा बालक जो अपनी गर्दन को नहीं संभाल पाता, 1 साल के अंत तक आते आते उस बच्चे का अपने शरीर पे इतना कंट्रोल आ जाता है कि वो चलना भी सीख जाता है। अमूमन बच्चे जो है 1 साल की उम्र तक चलना सीख जाते हैं। बाकी हाँ, अगर हम माइलस्टोन्स के बारे में बात करें तो 9 से लेके 18 महीने तक सभी बच्चों का एक हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन रखा है कि इस एज तक बच्चे सीख जाते हैं। अगर इससे पीछे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को मेडिकली दिखवाना पड़ता है कि बच्चे की टांगों में या हड्डियों में कहीं कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं कि बच्चा चल नहीं पा रहा है। तो हम ये देखा कि शारीरिक विकास की जो दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? शैशवावस्था और आरंभिक बाल्यावस्था। तो एज ग्रुप आपका कहलाएगा 2 से 6 में। लेकिन 6 से 12 में, जिसको हम मध्य बाल्यावस्था भी कहते हैं, और कई किताबों में आपको उत्तरा बाल्यावस्था भी मिलेगा, यानी कि हम कहेंगे लेट चाइल्डहुड। अब इन दोनों में अगर हम उम्र की बात करें तो ये कहलाएगी आपकी 6 से लेकर 12 तक। तो क्या 6 से 12 में भी विकास की दर यही रहती है? नहीं, अब ये विकास की दर बदल जाएगी। यानी कि अब अगर हम आते हैं मध्य बाल्य अवस्था में, या सिंपल अगर मैं इसको बाल्य अवस्था लिख दूं तो इस मध्य बाल्य अवस्था में 6 से 11 या 12 तक में हम देखते हैं ये गति जो है, ये जो दर है, ये कम हो जाती है। और उसके बाद जब हम किशोरा अवस्था में आते हैं तो दोबारा से इसमें हमारे को एक उछाल देखने को मिलता है। याद रखिएगा, कई बार पेपर में प्रश्न आता है, विकास में उछाल कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है? शैशवा में, आरंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या किशोरा अवस्था में? तब आपका आंसर बनेगा किशोरा अवस्था में विकास में उछाल देखने को मिलता है। और विकास में इस उछाल को हम कहते क्या है? इसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल स्पर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग नीचे लिखी है, हो सकता है आपको विजिबल हो जाए, वरना आप सुन पा रहे होंगे। What do we call to this term? We call it developmental spurts. स्पर्ट का मतलब क्या है? जो अचानक से एकदम उछाल आएगा। अब जैसे हमने देखा कि हर अवस्था में हम देख पा रहे हैं कि दर जो है वो बदल रही है एज पर द स्टेज। इसी कारण हरलॉक ने ये कथन दिया कि विकास जो है ये कभी भी नियमित नहीं होता, बल्कि ये लयात्मक होता है। और ये विकास का एक सिद्धांत भी है कि विकास अपने आप में चक्रवाती या वर्तनुकार होता है, जिसे हम स्पाइरल कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया कि आरंभ में ये बहुत तेज है, फिर बीच में ये ऐसे मंद होता दिख रहा है, फिर दोबारा से उछाल ले रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको शैशवा अवस्था देखने को मिली, और जब हम कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा सा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपकी बाल्यावस्था है, फिर दोबारा से उछाल आ गया तो ये कहलाया आपका किशोरा अवस्था। तो इस प्रकार जो दर है वो बदलती चली गई। तो विकास अपने आप में कैसा होगा? क्या ये रैखिक होगा, नियमित होगा, ये किस प्रकार का होगा? तो आपका उत्तर आएगा यह अपने आप में लयात्मक होता है हरलॉक के अनुसार। और अगर शेप में कह रहे हैं तो आप कहेंगे चक्रवाती कहलाएगा, ये आपका वर्तनुकार कहलाएगा, ये स्पाइरल कहलाएगा।
तो ये तो हमने बात करी केवल और केवल आपके शारीरिक की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक में अगर हम बात करें तो अब ये वाला मैं हटाती हूँ सारा, और उसके बाद हम देखते हैं संज्ञानात्मक में कैसा होगा। तो संज्ञानात्मक में जहां पर हम आएंगे तो वहां पे सबसे अच्छा सिद्धांत आपका पियाजे का होगा। तो पियाजे जी के हिसाब से अगर हम संज्ञानात्मक की बात करते हैं तो जो आपका शैशवा अवस्था है, शैशवा अवस्था, फिर है आपका आरंभिक बाल्य अवस्था, फिर है आपका उत्तरा बाल्य अवस्था, लेकिन उन्होंने इनको नाम अलग अलग दिए हैं। तो पहले मैं इसको डेवलपमेंटल स्टेजेस के रूप में ले लेती, बल्कि ऐसा करते हैं कि आरंभिक को और आपका उत्तरा बाल्य अवस्था को इकट्ठा ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किशोरावस्था की, क्योंकि पेपर में अगर आपके पास पियाजे हैं तब तो आप मेंशन करके बताएंगे भी पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी गई। उसमें पहली आपकी शैशवा कहलाई, फिर पूर्व संक्रियात्मक कहलाई जिसको प्री ऑपरेशनल कहते हो, फिर आपकी मूर्त संक्रियात्मक जो कॉन्क्रीट कहलाएगी, और फिर है आप लोगों का फॉर्मल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान देने वाली बात क्या है कि शैशवा अवस्था जिसमें हम क्या देखते हैं कि वर्ड जो है वो इन्फेंसी ये बताता है कि बच्चा जो है अभी बोल नहीं सकता। ये आपकी लैटिन भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से बना, जिसमें इन के मायने हैं नॉट और फैन का मतलब है स्पीकिंग, यानी कि जो बालक अभी बोल नहीं सकता। ये ध्यान रखेंगे कि जो भाषा है और जो संज्ञान है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो शैशवा अवस्था में बच्चे में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, तो यहाँ पे सिर्फ इतना हो पाता है कि इस अवस्था के अंत तक आते आते बच्चा जो है थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है, और उसका जो चिंतन का अगर हम गुण देखते हैं तो ये चिंतन अपने आप में किस प्रकार का कहलाता है, जो कि इंद्रिय जनित चिंतन होगा। इंद्रिय जनित चिंतन यानी कि जो भी बच्चा सामने प्रत्यक्ष रूप में अपनी इंद्रियों से महसूस कर पा रहा है वही उसका चिंतन रहेगा। जबकि हम आरंभिक और उत्तरा बाल्य अवस्था में कहना चाहे तो कहीं ना कहीं अगर हम पियाजे के सिद्धांत के साथ ना जुड़ते हुए इन जनरल टर्म्स में बात करें तो बच्चे का जो चिंतन होता है वो मूर्त होता है। एक बार ऐसा प्रश्न आया था कि 5 वर्ष के बालक का चिंतन कैसा होगा। 5 वर्ष के बालक का चिंतन कैसा होगा। पहला, क्या यह निर्देशात्मक होगा यानी कि डायरेक्टिव होगा, जिसको आप कहेंगे निर्देशात्मक होगा। क्या यह कॉन्क्रीट होगा यानी कि मूर्त होगा। फिर है आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा यानी कि अमूर्त होगा। डी के अंदर है आप लोगों का नन वाला। तो आप कहेंगे 5 वर्ष के बालक का जो चिंतन है वो मूर्त चिंतन होगा। उसके अंदर अमूर्त चिंतन तो आपका आएगा जब बच्चा किशोरावस्था में आएगा। तो यहाँ पर हम आके देखते हैं कि चिंतन बच्चे का अमूर्त हो जाता है। बच्चा अब यहाँ पे पूरी तरह से संक्रियात्मक हो जाता है। अब जब ये संक्रियात्मक होगा तो इसमें निगमन वाली प्रक्रियाएं भी आ जाती है, और वो निगमन यानी कि डिडक्टिव अपने आप में कहलाता क्या है कि वो बच्चा अब इतना समझदार हो गया है कि वो स्टेटमेंट के अंदर क्या छुपा हुआ है वो भी निकाल पाता है। वो निकाल पाने का मतलब क्या है, निगमन, क्या इस चीज की इम्प्लीकेशन है। जैसे कि हमने कहा अगर A इज इक्वल टू B और B जो है वो C के बराबर है, तो बताइए A और C में क्या संबंध है। तो बालक कहता है A जो है वो C के बराबर है। सभी अंगूर बैंगनी है, सभी बैंगनी गोभी है, तो अंगूर गोभी है। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे ने उन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में एक छुपा हुआ जो तथ्य था वो निकाल दिया। तो वो कहलाया किशोरावस्था। यानी कि जब बालक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसके संज्ञान का पूरा विकास हो जाता है। अब आगे का जो विकास है वो डिपेंड करेगा कि हम बच्चे को किस प्रकार का एनवायरनमेंट देते हैं।
तो इस प्रकार हर अवस्था के अनुरूप हमारे बच्चे का एक मानसिक या संज्ञानात्मक विकास जो चिंतन के गुण के रूप में प्रकट होता है, तो हम देखते हैं हर एक में चिंतन जो है वो अलग अलग है। लेकिन अगर हम पियाजे के लाइंस पर करते तो यहाँ पे मैं स्टेज नंबर 2 पे आपको कहती कि चिंतन आप लिखेंगे सांकेतिक, यानी कि सिंबॉलिक। सिंबॉलिक चिंतन के मायने क्या है? जब बच्चा अपने विचारों को भाषा के रूप में प्रकट कर पाएगा, क्योंकि इन्फेंसी क्या बोल रहा है? अभी लैंग्वेज नहीं है। सिंबॉलिक, सांकेतिक, जो कि पियाजे की दूसरे नंबर की अवस्था का गुण है, वो ये बता रहा है कि अब बच्चा भाषा के प्रयोग के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये था हमारा संज्ञानात्मक को लेकर। अब इसकी बात करते हैं हम अगला वाला, और उस अगले वाले के अंदर हम ले लेते हैं सामाजिक विकास के बारे में। अब अगर हम बात करें सामाजिक की और इसको भी सभी स्टेजेस के ऊपर लेकर चले, तो यहाँ से ना बहुत प्रश्न बनते हैं। पहला कि यदि हम कहते हैं शैशवा अवस्था, फिर उसके बाद है आप लोगों का वही बाल्य अवस्था, जिसमें मैंने कहा कि हमने ये एज्यूम इकट्ठा करके ले लिया है कि पूरी बाल्य अवस्था जिसमें आरंभिक भी है और आपकी उत्तरा भी है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड भी है आपका, और साथ ही साथ आपका मिडल और लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम कहते हैं उत्तरा बाल्य अवस्था। ठीक है, और ये है आप लोगों का किशोरावस्था। तो यहाँ पर अगर हम सामाजिकता को देखते हैं तो सबसे पहले शैशवा में ये है कि जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। तो यहाँ पर होता क्या है कि बच्चे का समाजीकरण शुरू कहाँ से होता है? वो होता है उसका परिवार से। तो आरंभ कहाँ से हुआ बच्चे का? परिवार से हुआ, और परिवार में भी सबसे पहले किससे शुरू हुआ? माँ के द्वारा शुरू हुआ समाजीकरण। लेकिन अभी बच्चे का दायरा इतना विकसित नहीं है, तो यहाँ पे सामाजिक जो विकास जो भी होगा वो परिवार तक है। प्रश्न एक बार पूछा गया कि बालक की किसी भी चीज के प्रति या किसी भी जाति के प्रति या प्रजाति के प्रति उसकी जो भी राय बनती है, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ता है? क्या यह शिक्षक और माता पिता का होता है, माता पिता या सहोदरों यानी कि भाई बहन का होता है, या सहोदरों और जो है टीचर का होता है, या बच्चे के साथी और माता पिता का होता है? तो यहाँ पे सबसे उत्तर बढ़िया आपके लिए क्या होगा? माता पिता और सहोदर, यानी कि फैमिली में जो आपके पेरेंट्स है और जो उसके भाई बहन है उनके द्वारा होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि भाई अभी उस बच्चे का दायरा ही कितना है, वो तो इमीडिएट अपनी फैमिली के कांटेक्ट में है, तो जो भी फैमिली में अवेलेबल है केवल उनके साथ ही होगा। यही बात को अगर आप एरिक्सन के सिद्धांत पे भी लागू करेंगे तो एरिक्सन के सिद्धांत में भी क्या है कि जहाँ पे पहली वाली स्टेज है, जिसको वो भी इन्फेंसी कहते हैं, शैशवा कहते हैं, उसके अनुसार भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चे का किसके साथ है? वो होगा माँ के साथ होगा। और जैसे ही बच्चा थोड़ा आगे की ओर बढ़ने लगेगा, स्टेज नंबर 2 में एरिक्सन के सिद्धांत में देखते हैं तो माता के साथ पिता का, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पूरे परिवार का हो जाता है, यानी कि आरंभ में जो भी सामाजिकता होगी वो परिवार तक ही सीमित होगी। लेकिन जब बच्चा यहाँ बाल्य अवस्था में आ जाता है, तो बाल्य अवस्था में जहाँ पर हम बात करते हैं आरंभिक की, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व विद्यालयी अवस्था। और जो पूर्व विद्यालयी होगी वही कहलाएगी आपकी प्री गैंग एज, और जहाँ पर बाल्य अवस्था आ जाएगी वो आपकी कहलाएगी बाल्य अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर तरीके से विद्यालय, यानी कि स्कूल एज। विद्यालयी अवस्था अंग्रेजी में जिसको आप कहेंगे स्कूल एज। जो स्कूल एज होगी वही कहलाएगी यहाँ पर गैंग एज। लेकिन ध्यान क्या करना है, जो बच्चा प्राक विद्यालय के अंदर होगा, ये बच्चा आपका किस तरीके का है? अभी इसमें सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी ये केवल क्या है,
बाकियों के बीच में अभी थोड़ा उठना बैठना शुरू कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमों का बिल्कुल पालन करेगा। ये नियमों का पालन, ये एक तरीके का एक्सचेंज करना चीज़ों को, ये इस प्रकार की जो सामाजिकता जिसको हम कह सकते हैं शेयरिंग एंड केयरिंग, वो शेयरिंग एंड केयरिंग वाला पार्ट बच्चे में आता है जब बच्चा फाइनली स्कूल में जाता है। एंड यू नो कि स्कूल के अंदर बच्चे को हम किस प्रकार से रखते हैं कि स्कूल में बच्चे में आई से लेकर वी की भावना लेकर आनी है। तो जहाँ पे बच्चा प्री गैंग में है, इसमें अभी भी आई की भावना प्रबल है, लेकिन जब स्कूल का बच्चा आ गया तो इसमें भावना आ गई वी। तो एक्चुअली इट इज अ ट्रांजिशन, ये अपने आप में एक परिवर्तन को दिखा रहा है कि बच्चा मैं से हम पर आ गया। जहाँ विद्यालय में आते हैं तो हम कहते हैं हमारा, हमारी क्लास, हमारी मैम, मेरी मैम, मेरी क्लास। ये बच्चा कब बोलता है? जैसे प्याजे भी कहते हैं कि जब बच्चा आप लोगों का आरंभिक में है, यानी कि उनके अकॉर्डिंगली अगर लेके चले प्री ऑपरेशनल तो 2 से 7, जनरल साइकोलॉजी कहती है 2 से 6, तो दोनों के बीच में एक ही बात कॉमन है कि यहाँ पे बच्चे में आई जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ईगो वाली बात होगी, तो ईगो सेंट्रिज्म होगा। और जब बच्चा यहाँ पर आ गया तो बच्चे में वी की भावना आ गई और वो सबके साथ मिलकर चलने लगता है। वो असेंबली टाइम, वो लंच टाइम, वो गेम्स टाइम, वो सारी चीजें क्या बता, बोल दो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, उनको पता चलेगा कि चलिए कुछ देर के लिए क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई क्योंकि वो कुछ लाइट का इश्यू हो गया था। कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिज्यूम कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे बाल्यावस्था के अंदर, जहाँ पे हम सामाजिकता को लेके बात कर रहे थे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि जब बिल्कुल आरंभिक होगा, यानी कि जब आपका अर्ली चाइल्डहुड होगा, तो वहाँ पर बच्चे में अभी सामाजिकता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। अभी बच्चे में मैं की भावना प्रबल है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, प्याजे के अनुसार 2 से 7 में बच्चे में क्या होगा? ईगो सेंट्रिज्म होगा, अहम केंद्रिता। लेकिन जब बच्चे विद्यालय आ जाते हैं, स्कूल एज में आते हैं, तब उनमें आती है टीम स्पिरिट। वो टीम स्पिरिट क्या है? सबको साथ लेकर चलने की भावना, जहां बच्चा अपने मैं को त्यागता है और हम की ओर अग्रसित होता है। यहाँ ध्यान ये रखना कि जब मैं किशोरा में आती हूँ, तो किशोरा में अब मेरे को यहाँ पे ये कहना होगा कि यहाँ पर जो बच्चा है, इसके अंदर अब आ जाती है विद्रोह की भावना। अब दोनों में ना कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हमारे को प्रश्न क्या बनकर आएगा। अगर वो कहता है कि कब जाके बच्चों में विद्रोह की भावना प्रबल हो जाती है, या जो सामाजिकरण की एक जटिल एवं सक्रिय अवस्था है, 2 बातें बोल रही हूँ, सामाजिकरण की जटिल एवं सक्रिय अवस्था। तो यहाँ पे ये थोड़ा जटिल क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है, जैसे हम सब जानते हैं, किशोरा अवस्था जो है ये अपने आप में एक दबाव की है। स्टैनले हॉल का आपने सब जानते हैं कि उन्होंने किशोरा अवस्था के लिए कितने शब्द दिए हैं, जो आपकी संघर्ष की, तनाव की, तूफान की ये अवस्था है। अब दोनों में फर्क क्या है? जहां हम देखते हैं कि मिडिल एज का बच्चा, यानी कि मिडिल स्कूल एज का हो गया, या मिडिल आपका चाइल्डहुड हो गया, स्कूल एज का बच्चा हो गया, इसमें टीम स्पिरिट क्या है? हम सबको मिलकर साथ चलना होगा। लेकिन जब ये बच्चा किशोरा में आता है तो उसके बीच में कंपटीशन आ जाता है, मैं आगे रहूंगा। यानी कि जैसे बच्चों में आपने देखा होगा, आजकल तो किशोरा अवस्था में भी बच्चों में बहुत से बदलाव आ जाते हैं, और वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहते हैं नहीं, पहले सारी लाइमलाइट मेरे पर होगी, सेटिंग पहले मेरी होगी। इसका मतलब अब उसमें क्या है? विद्रोह की भावना आने लग गई है। और विद्रोह किस किस चीज को लेकर है? केवल अपने संगी साथियों के साथ ही नहीं, बल्कि माता पिता के साथ भी है। ये वो हमारे लिए चीज है जिसे कहते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप बहुत आ जाता है। इस उम्र के अंदर बच्चे को अपने माँ बाप की बताई गई जो सलाहें हैं, वो कहीं ना कहीं लगते हैं माँ बाप तो पकाते बहुत है, तो भैया आपको रिझाते कौन है? रिझाते हैं मेरे अपनी पसंद के यार साथी, जिनकी गर्दन जो है वो केवल यस यस बॉस कहने के लिए हो, और मैं सबका लीडर बन के पूरा सिर्फ मैं ही छाया रहूं। वो अवस्था कहलाती है आपकी किशोरा। लेकिन यहाँ पर ही आके हम एक चीज और भी देखते हैं, ये बच्चे के लिए ना डिसीजन लेने में बड़ी मुश्किल पैदा करती है।
इसी को एरिक्सन साहब ने बोला था आइडेंटिटी क्राइसिस। यहाँ पर ये टर्म कभी कभी पूछी जाती है कि ये टर्म किसके द्वारा दी गई, तो ये टर्म दी गई आपकी एरिक्सन के द्वारा। कौन सी स्टेज पॉपुलर हुई एरिक्सन की, यही किशोरावस्था की। क्या नंबर था स्टेज का, ये 5वें नंबर की थी। क्या द्वंद था इस 5वें नंबर का, यहाँ पे था बच्चा ढूंढता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी, मेरी पहचान क्या है, क्योंकि मेरी दाढ़ी तो आ चुकी है, तो क्या मैं अपने पिता की तरह बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ और जाके हुक्म चलाऊं, मेरे लिए चाय लेकर आओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ, या मैं अभी भी अपना छोटे भाई बहन की तरह हूँ who really needs to look up to the parents for every small thing कि पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ खरीदना है, या मैं ये सोचूं कि कैसे मैं निकलवा लूँ किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब ये वो स्टेज है जहाँ बच्चा बहुत ही संघर्ष के साथ गुजरता है, क्योंकि शारीरिक बदलाव बहुत आ रहे होते हैं और संगी साथियों के बीच में जो आगे बढ़ने की होड़ है, जिसमें कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तित्व को पीछे छोड़ देता है। तो होड़ है आगे बढ़ने की, लेकिन पीछे कहीं छूट रही है बच्चे के अपने व्यक्तित्व की एक ओरिजिनलिटी है। इसीलिए इसको क्राइम एज भी सबसे ज्यादा यहीं पर क्राइम होता है। क्राइम क्यों होता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर मुझे अपने इस साथियों के बीच में अपना रुतबा बनाना है, तो कभी कभी वो ऐसी चीजें करने को तैयार हो जाता है जो शायद उसके संस्कारों से भी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इसीलिए ये स्टेज जो है ये बच्चे के जीवन में बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल एज कहूँ, या कुछ ऐसी एज जहाँ बच्चा खुद अपने आप को लेके बड़ा ही कंफ्यूज होता है। तो ये है हमारे सामाजिक विकास को लेकर। इसी तरीके से अगर इसी स्टेज में हम बात करें संवेगात्मक के अंदर, कहीं ना कहीं हमारे संवेगात्मक पक्ष के अंदर भी ये सारे बदलाव इसी अवस्था के अनुरूप हमारे को दिखने लगते हैं कि हर अवस्था में आपके अलग अलग बदलाव आने लगते हैं। अब एक बार देखते हैं सारी चीज को। अब अगर हम इसको लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अब संवेगात्मक, तो देखिए अगर हम ब्रिजेश की महोदया की बात को लेकर चलते हैं, जो ब्रिजेश महोदया ने कहा, तो उनका क्या मानना है कि जो बच्चा होता है उसमें जो संवेगों का विकास होता है वो जाकर होता है 2 साल की आयु तक। ऐसा कौन कहती है, ऐसा ब्रिजेश कहती है। वाक्य ये होता है कि अगर बच्चे में जो संवेग शैशवौम्य अवस्था में आते हैं, ये अपने आप में बड़े ही क्षणिक होते हैं, यानी कि ये अपने आप में कोई स्थायी संवेग नहीं होते। छोटा बच्चा है, रो रहा है, आपने झटक टॉफी दिखाई, गला दिया, फुसला दिया, वो देखो मम्मी आ गई, वो देखो कौवा आ गया, तो वो बच्चे का ध्यान एकदम भटक जाता है। वो भूल जाता अभी रो रहा था, अभी गिर गया होता है, झट उसका ध्यान हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे का अभी जो इमोशंस होते हैं वो क्षणिक होते हैं, वो मोमेंटरी होते हैं, वो भी परमानेंट स्टेबल नहीं है। लेकिन जब बच्चे आने लगते हैं बाल्यावस्था में, तो यहाँ पर आके बच्चों का संवेगात्मक विकास जो है वो होना शुरू हो जाता है, और बच्चों में प्राय जो आपके प्राइमरी इमोशंस से उससे आगे चलकर सेकेंडरी इमोशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे गौरतलब है कि प्राइमरी इमोशंस हमारे बच्चे के कौन से होते हैं, वो कहलाते हैं आपके लव, फियर, एंगर। लेकिन इसके साथ जो जुड़े हुए इमोशंस है वो भी धीरे धीरे आने लगते हैं। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिससे प्यार है, अगर वो नहीं मिलती तो उसके साथ जो एक विरोधी संवेग है वो ईर्ष्या का भी आना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार जब बाल्यावस्था में आते हैं तो यहाँ पे भी बच्चे का संवेगात्मक विकास होने लगता है। अब ये संवेग इतने ज्यादा अस्थायी भी नहीं है और ना बहुत ज्यादा स्थायी है। स्थायी बच्चे के कब होने लगते हैं, जब बच्चा किशोरा अवस्था में आने लगता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे पर्सनालिटी में भी हमने कई चीजों को लेके पढ़ा कि जो बच्चे के अपने शील गुण होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके की जो फॉर्म अख्तियार करना है वो एक प्रॉपर आकार अख्तियार कर लेते हैं जब बच्चा आ जाता है किशोरा अवस्था में। अब इसके अंदर अपने संवेगों पे नियंत्रण करना भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे में आ जाएगा। और वो नियंत्रण की कुछ चीजें जब बच्चा स्कूल एज में आता है तब भी हम देखने लगते हैं। आपने देखा होगा स्कूल एज के अंदर जब बच्चे होते हैं ना, चाहे घर से पिट के जा रहे होंगे लेकिन रस्से में ही अपने पूरे आंसू पोंछ लेते हैं।
क्योंकि उनको भी समझ में आने लग जाता है कि अगर रोता हुआ जाऊंगा तो सब मुझ पे हंसेंगे, इसलिए बच्चे अपने आंसू भी छुपाने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने इमोशंस को छुपाने भी लग जाते हो, क्योंकि आपको इसके अंदर क्या है, ग्रुप के सब बच्चे क्या कहेंगे। लेकिन जब आप किशोरावस्था में आते हैं तो आपका अपने संवेगों पे कैसी मैच्योरिटी आने लगती है कि यू नो व्हाट इज द राइट टाइम व्हेन टू एक्सप्रेस इमोशंस, वो चीज़ें बच्चे में आने लगती है, लेकिन एकदम से नहीं आती। किशोरावस्था के अंदर एकदम से बिगिनिंग में नहीं, जब ये किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसित होने लगती है तब आप में एक इमोशनल मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, जब आपको पता है कि आपको आंखों से आंसू नहीं बहाने, बल्कि कहीं ना कहीं वो नमी के रूप में छुप जाते हैं, या गला आपका रुंधा जाता है लेकिन आप रोते नहीं हैं। वो अपने आप में क्या है, उसको हम कहेंगे संवेगात्मक विकास हो गया है कि इमोशंस पे अब आपका कंट्रोल आ गया। तो ये अपने आप में एक कंटिन्यूस पीरियड चलता जाता है, जिसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की कुछ पक्ष ऐसे हैं जिसमें विकास आपका ताउम्र चलता रहता है, संवेगात्मक भी उसी में से एक है। इसी तरह अगर हम आगे वाले के ऊपर चलते हैं तो अब इसमें आगे में हमारे पास और कौन कौन से आएंगे। तो अगले वाले के हम करते हैं कि कामुकता को लेकर भी यहाँ पे जो बातें आपके सिगमंड फ्राइड साहब ने कही है उनसे कुछ वर्ड हम ले लेते हैं। तो कामुकता के साथ पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे कामुकता, यानी कि बच्चे में कब इस प्रकार की सेक्सुअल टेंडेंसीज जो है वो आना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा बात सिगमंड फ्राइड की है तो उनके अनुसार क्या है कि शैशवावस्था में भी बच्चे में जो कामुकता का क्षेत्र होता है, तो कामुकता का क्षेत्र वो कौन सा बताते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेज में या तो मुखावस्था है और या है गुदा अवस्था, जहां से बच्चा जो है अपनी कामुकता की भावना को शांत करता है। इसी प्रकार जब हम बाल्यावस्था में आते हैं तो बाल्यावस्था में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वाले आरंभिक के लिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बच्चे में आती है मातृ पितृ विरोधी ग्रंथियां, यानी कि पेरेंट्स के प्रति जो बच्चे का एक अट्रैक्शन है अपोजिट सेक्स के पेरेंट की ओर, मातृ पिता विरोधी ग्रंथि, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, या तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या कहलाएगी आपकी ऑडिपस। इलेक्ट्रा क्या होगी, जो लड़कियों में होगी, यानी कि पिता के प्रति आकर्षण, लड़कियों का पिता के प्रति आकर्षण। और इसी प्रकार लड़कों का होगा माँ के प्रति आकर्षण, और लड़कों का जो भावना है वो कौन सी ग्रंथि कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी ऑडिपस। लेकिन इस पे एक बात याद रखिएगा, बाल्य में जब हम बात करना चाह रहे हैं मिडिल चाइल्डहुड की, लेटर चाइल्डहुड की, या हम कहते हैं मध्य बाल्यावस्था, यहाँ पर बच्चे की कामुकता न्यून हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसको हम कहते हैं सुप्ता अवस्था। सुप्ता का मतलब क्या है, लेटेंट है, वो है तो जरूर लेकिन वो दबी हुई है। और अब जो बच्चा है उसको अपने माता पिता के प्रति जो इस प्रकार की भावना आई होती है, उस भावना के प्रति उसे खुद ही एक रिपेंट हो रहा होता है, पछतावा हो रहा होता है, और वो इन सारी चीजों को छोड़कर केवल आसपास के खेल कूद और संगीत साथियों में रहना पसंद करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मिडिल चाइल्डहुड के अंदर ही बच्चे में क्या आ जाता है, एक टीम स्पिरिट आ जाती है कि वो काफी चीजों में बाकी लोगों के साथ समझौता करने लगता है। तो यहाँ पर बच्चे में अगर हम कामुकता को भी लेकर देखें तो इस स्टेज में किसी भी प्रकार का फिक्सेशन मिडिल चाइल्डहुड में नहीं मिलता, और यहाँ पे कामुकता जो है वो न्यूनतम पे होती है, सबसे कम में होती है। लेकिन जब किशोरावस्था में आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ हम कंसेप्ट देखते हैं कि बच्चे को पता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब है वही चीज, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, लेकिन आपको ये पता है लाइन ऑफ कंट्रोल मेरी क्या है। इट्स नॉट सिंपली अबाउट दिस थिंग 9 से 12 चलती है खंडाला, नहीं, ये 9 से 12 चलती है खंडाला में एक जिम्मेवारी का भाव आना भी शुरू होगा। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करते हैं, यू हैव अ फ्रीडम, यू एंजॉय दैट फ्रीडम, बट एट द सेम टाइम यू नो फ्रीडम टू इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप हर चीज को एंजॉय करते हो बट विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही चीज आपको किशोरावस्था से
प्रौढ़ावस्था यानी कि एडोलसेंस से बिल्कुल आपको अडल्टहुड की ओर अग्रसित करती हुई चली जाती है। तो ये हमारा कंसेप्ट था सेक्सुअल टेंडेंसीज को लेकर। इसी तरीके से एक आता है आप लोगों का, जहां पर हम बच्चे में देखते हैं स्वयं प्रेम। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि बच्चे में स्वयं प्रेम, जिसको नार्सिसिज्म कहा जाता है, वो नार्सिसिज्म के बारे में हम क्या कहेंगे, वो किस रूप में होता है। पहले तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि नार्सिसिज्म जो है वो दोनों स्टेजेस में है। इनफैक्ट ये आपका शैशवा में भी है, किशोरा में भी है, लेकिन ज्यादातर आपके पास ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस रूप में आ रहा है। तो अगर ये आता है आपका नार्सिसिज्म को लेकर, और कभी कभी टर्म आपको ऐसे ही मिलेगी हिंदी में भी कि नार्सिसिज्म, जिसको आप कहते हैं स्वयं प्रेम यानी कि सेल्फ लव। तो वो सेल्फ लव की भावना किस रूप में है कि शैशवा अवस्था के अंदर ये भावना बहुत प्रबल होती है। और जब बच्चे को थोड़ा सा पता भी चलने लगता है ना कि ऊंचाई है, मैं गिर जाऊंगा, तो वो जैसे ही, पहले तो 7-8 महीने तक तो पलंग से लुढ़क लुढ़क के गिरता है, लेकिन 8-9 महीने तक के बालक में गहनता यानी कि गहराई, जो डेप्थ है, उसका परसेप्शन डेवलप हो जाता है। और वो बच्चा फिर बिल्कुल खुद ही जब पलंग के एज पे आता है ना, पीछे हो जाता है। बड़ा प्यार होता है उसे अपने आप से, अपनी चीजों से। तो बच्चे के अंदर वो स्वयं प्रेम की भावना विकसित होने लगती है, और बच्चे की ये भावना यहाँ पे काफी प्रबल होती है, स्वयं प्रेम की भावना। लेकिन जब बच्चा आता है आपका बाल्य अवस्था के अंदर आता है, तो यहाँ पर ये इतना ज्यादा प्रबल नहीं होता है। ये इतना प्रबल स्वयं के लिए नहीं है, तो भाई किसके लिए इतना प्रबल हो जाता है? अब इस उम्र में बच्चे में आती है संग्रहण की प्रवृत्ति, यानी कि चीजों को इकट्ठा करना। तो आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चों में, अगर अपना बचपन भी आपको याद होगा ना, वो जो आपकी गोटियां होती है ना जिससे खेलते हैं, वो जमा कर लेना। स्कूल में जो मैडम के बचे हुए चौक होते हैं, वो चौक ला ला के अपनी गुत्थी बना के उस गुत्थी के अंदर डाल देना। या आपकी छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती है, जो लड़कियां होती हैं, वो जो कंचकों के ऊपर उनको क्लिप्स वगैरह नहीं मिलते हैं, वो हर कंजक के उनके पास क्लिप होते हैं कि हमारे को फलानी जगह से ये मिले थे, और वो बैग में इकट्ठा करके रख लेना। पेंसिल्स को भी जमा करना। तो ये चीजें अब क्या है, अब वो स्वयं से हटकर थोड़ा ऑब्जेक्ट सेंटर्ड हो गई, चीजों में आने लग जाती है संग्रहण की भावना। लेकिन फिर जैसे हम कहते हैं, शारीरिक में भी कहा, उछाल आ गया किशोरा में। अब ये स्वयं प्रेम एक बार दोबारा जागृत हो गया। अब जब ये जागृत हुआ, तो अब ये स्वयं प्रेम में, लेकिन एक बात है, इसमें ना तर्क है, इसमें चिंतन है। इसमें जो स्वयं प्रेम है उसमें तर्क और चिंतन नहीं है। उसमें तो ये है, बस सब कुछ मुझे दे दो, ये मुझे खिलौना चाहिए तो लेना ही लेना है। माँ की जेब में पैसे है या नहीं है, इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आते हो तो स्वयं प्रेम तो है, लेकिन साथ में लॉजिक भी है। मुझे खुद को अच्छा दिखाना है। क्यों दिखाना है भाई? किस लिए दिखाना है? किसी आप शूट के लिए जा रहे हो, मॉडलिंग करने जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी जिंदगी में खुद एक मॉडल हूँ। मुझे खुद को शीशे के आगे घंटों निहारना, और वो अपने डीओ लेना या परफ्यूम वगैरह लेके निकलना, तो वो सब अपने आप में क्या है कि यू रियली वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ वेरी इफेक्टिव वे, कि मैं जहाँ जाऊँ मेरी साख बन जाए। तो वो जो आदि लगती है चीज़ें, और कहीं ना कहीं एक वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिपिंग वाली फीलिंग होती है। मुझे उस फलाने हीरो के जैसे दिखना है, मेरा हेयर कट ऐसा बना देना, मेरे कपड़े थोड़े इस तरीके के हो। जो फैशन के अंदर होगा उस रंग में ये रंग जाते हैं, और उस रंग में रंग के इनको अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं उनको कहीं ना कहीं शांत करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो स्वयं प्रेम की भावना किशोरावस्था में भी जागृत होती है, लेकिन यहाँ पे चिंतन के साथ होती है, और यहाँ पे चिंतन नहीं होता। यहाँ पे आपको ये भी पता है, कहीं मैं स्वयं प्रेम में इतनी पागल ना हो जाऊं कि बाकियों के हित का ध्यान ही ना करूं। लेकिन यहाँ पे ये अपने आप में कहीं ना थोड़ा स्वार्थ वाला हो जाता है, क्योंकि बच्चा अभी जो है उसमें नैतिकता नहीं है। तो यही चीजों को अगर हम नैतिकता के मायने में भी देखेंगे, तो यहाँ पे तो नैतिकता है ही नहीं। नैतिकता थोड़ी बहुत जब यहाँ बाल्य अवस्था में, वो भी आपके मिडिल चाइल्डहुड में, जब थोड़ी बहुत नैतिकता बच्चे में आने लगती है,
तो वो नैतिकताओं के अंदर छोटी मोटी चीजें बच्चा अपने माँ बाप से हटकर खुद अपने कुछ नियम बनाने लगता है, लेकिन सही रूप में क्या सही है क्या गलत है इस चीज का विवेक जो है वो बच्चे में आने लगता है, लेकिन उस विवेक के अनुरूप फैसला लेने में थोड़ा कतराते हैं क्योंकि इस चीज ये इनकी भ्रम की ज्यादा है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे गुण हैं जो हम हर अवस्था के अंदर देखते हैं कि चाहे विकास का कोई भी पक्ष हो, हम शारीरिक से लेकर संवेगात्मक तक, कामुक प्रवृत्तियों तक, सब में हमने क्या देखा, विकास की दर अलग अलग होती है। तो ये प्रिंसिपल भी अब आपको समझ में आ गया होगा, व्हाई इज रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट कांस्टेंट, क्यों नहीं ये एक समान होती। तो आज मेरे ख्याल से आप लोगों से मैं बिल्कुल लाइव मोड के ऊपर तो इंटरेक्ट नहीं कर पाई, पर फिर भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको शायद मिल गया होगा, और जो भी आपको समझ में आया होगा या कुछ फीडबैक देना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक बार दोबारा होली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। रंगों की ये खूबसूरती आपके जीवन में सालों साल बनी रहे। नमस्कार।